सब्सक्राइब कीजिए लर्निंग फार्मेसी चैनल को एंड बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फार्मेसी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस फॉर ऑल अपकमिंग फार्मेसी एग्जाम्स, जिसमें हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 131 टू 140 कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ। देखिए, इसके पहले के सारे ही क्वेश्चन हम अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप किसी भी तरह का एग्जाम दे रहे हैं फार्मेसी से रिलेटेड या किसी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत ही हेल्प करते हैं। तो प्लीज़ इन क्वेश्चन को देखिए, आप किस तरह से समझाया जा रहा है, किस तरह से पैटर्न है, आपको बहुत हेल्प होगी अपने आने वाले एग्जाम्स में। सो देखिए, इसने पूछा है आपसे कि इनमें से कौन सी मेडिसिन जो आपको ऑप्शंस में दी गई है, कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो कि रिवर्सिबली बाइंड होती है ग्लाइकोप्रोटीन 2B 3A रिसेप्टर पे और इनहिबिट करती है प्लेटलेट एग्रीगेशन को। तो ये पूरा ही क्वेश्चन का ये मतलब है। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो पॉज करिए वीडियो को और ये पूरा ही क्वेश्चन जो है आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। टाइम कम होता है वीडियो में हमारे पास, तो हम सिर्फ हिंदी में ही आपको बताएंगे। ऑप्शन में देखिए दिया गया है आपके पास एप्टी फिबेटाइड, देन ऑप्शन बी है क्लोपिडोग्रेल, ऑप्शन सी है वारफेरिन, ऑप्शन डी है फोंडापेरिनक्स। आंसर है इसका ऑप्शन ए एप्टी फिबेटाइड जो है ये एक ऐसी मेडिसिन है जो कि इनहिबिट करती है ग्लाइकोप्रोटीन ये वाले रिसेप्टर को, देखिए ग्लाइकोप्रोटीन 2B 3A रिसेप्टर को, और जिसके कारण जो है ये क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होने देती है। देखिए, अगर आपको जनरल दिखाएं आपको, तो देखिए ये रिसेप्टर होता है जीपी रिसेप्टर, जिसपे क्या होता है कि अलग अलग क्लॉटिंग फैक्टर जो है ये इस पे बाइंड होते हैं और फिर क्या करते हैं, अल्टीमेटली एक तरह का क्लॉट फॉर्म कर देते हैं, ब्लड क्लॉट बना देते हैं। बट ये क्या है, जो हमारी ये मेडिसिन है एप्टी फिबेटाइड, ये क्या है, ये एक तरह का ब्लड थिनर है। ब्लड थिनर है मीन्स ये प्रिवेंट करता है ब्लड क्लॉट को, हार्ट अटैक या एंजियोप्लास्टी के दौरान किसी तरह का ब्लड क्लॉट जो है वो फॉर्म ना हो, इसलिए इसको दिया जाता है। जिससे क्या करती है, ये प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनहिबिट कर देती है और यही इसका देखिए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी होता है। देखिए, सेकंड क्वेश्चन है, पेशेंट्स को एडवाइस किया जाता है कि वो इनमें से कौन सी ड्रग लें 8 आउंस ऑफ वाटर के साथ, जिससे कि क्रिस्टल यूरिया जैसी कंडीशन को अवॉइड किया जा सके। तो देखिए, ऑप्शन दिया गया है पेनवीके, जिथ्रोमैक्स, ओमनीसेफ या बैक्ट्रिम। आंसर है इसका देखिए ऑप्शन डी बैक्ट्रिम। क्यों ऐसा होता है, देखिए क्यों ऐसा बोला जाता है कि 8 आउंस ऑफ वाटर के साथ लिया जाए, क्योंकि देखिए क्रिस्टल यूरिया क्या होती है, पहले ये देख लेते हैं। ये एक ऐसी कंडीशन होती है कि जब यूरिन टेस्ट परफॉर्म किया जाता है पेशेंट्स का, तो उनका यूरिन जो है वो इस तरह का क्लाउडी येलो, स्लाइटली येलोइश कलर क्लाउडी यूरिन होता है, क्योंकि यूरिन में क्रिस्टल्स पाए जाते हैं, येलो काइंड ऑफ येलो कलर के क्रिस्टल्स होते हैं, जिसकी वजह से इस तरह का यूरिन जो है वो हो जाता है पेशेंट्स का। क्रिस्टल यूरिया जो है एक तरह का साइड इफेक्ट होता है सल्फोनामाइड्स एंड पेनिसिलिन का। जब इनको किसी तरह की ट्रीटमेंट्स के लिए, ये एंटीबायोटिक्स होते हैं दोनों ही ड्रग, तो इनको अगर किसी तरह के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है तो पेशेंट जो है उनको साइड इफेक्ट फेस करना पड़ता है क्रिस्टल यूरिया। फिर क्या होता है, देखिए बैक्ट्रिम क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है सल्फामिथॉक्साजोल एंड ट्राइमिथोप्रिम का। तो ये बोला जाता है पर्सन्स को, जो पेशेंट्स होते हैं उनको इनके कॉम्बिनेशन में भी बैक्ट्रिम दिया जाता है ताकि वो 8 आउंस ऑफ वाटर के साथ लें, जिससे कि इस तरह का क्रिस्टल यूरिया कंडीशन जो है वो अवॉइड की जा सके। देखिए, इस तरह से आती है बैक्ट्रिम टैबलेट की फॉर्म में। ना देखिए, क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सी पेनिसिलिन जो है उसको यूज़ किया जाता है सिफिलिस पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए। तो अलग अलग पेनिसिलिन का एग्जांपल देखिए, पेनिसिलिन वी, पेनिसिलिन जी बेंजाथिन, अमोक्सिसिलिन, एनेफसिलिन। आंसर है इसका ऑप्शन बी पेनिसिलिन जी बेंजाथिन को यूज़ किया जाता है सिफिलिस पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए। क्या होती है, देखिए पेनिसिलिन जी बेंजाथिन, जिसको बेंजाथिन बेंजाइल पेनिसिलिन के नाम से भी जाना जाता है, ये फर्स्ट लाइन ड्रग है, मीन्स इसको सबसे पहले इसको ही यूज़ किया जाता है सिफिलिस के ट्रीटमेंट के लिए। सिफिलिस क्या होता है, एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो कि मोस्टली सेक्सुअल कांटेक्ट जो है उनसे स्प्रेड होता है। ये डिसीज़ जो है देखिए अलग अलग स्टेजेस में होती है। सबसे पहली स्टेज में क्या होती है, एक तरह की सोरनेस होती है, एक तरह का पेन होता है जो पेशेंट होता है उसके किसी भी एरिया में, मोस्टली जो जेनाइटल, रेक्टम एंड माउथ के एरिया में जो है पेशेंट को पेन होता है। स्टेज 2 पे क्या होता है, बॉडी में रैशेज आने लगते हैं, देखिए इस तरह से रैशेज आ जाते हैं बॉडी पे। एंड स्टेज 3 पे क्या होता है, लास्ट स्टेज पे, कि वो इंटरनल ऑर्गन्स को अफेक्ट करने लगती है। तो इस तरह की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है ड्रग पेनिसिलिन जी बेंजाथिन, जिसको क्या देखिए बेंजाथिन बेंजाइल पेनिसिलिन के नाम से भी जानते हैं।
देखिए क्वेश्चन है आपके पास एग्जांपल्स दिए गए हैं बेंजोडाइजेपिन के। पूछा है आपसे कि इसमें से कौन सी ऐसी बेंजोडाइजेपिन है जिसको अवॉइड किया जाता है उन पेशेंट्स को जिनको लिवर डिसफंक्शनिंग होती है, उन पेशेंट्स को देने के लिए उनको अवॉइड किया जाता है, नहीं दी जाती है। ऑप्शन में है देखिए डायजेपाम, ऑक्साजेपाम, लोराजेपाम एंड टेमाजेपाम। आंसर है इसका ऑप्शन ए। डायजेपाम एक ऐसा बेंजोडाइजेपिन है जिसको अवॉइड किया जाता है पेशेंट्स विद लिवर डिसफंक्शनिंग। देखिए अलग अलग स्टेजेस होती हैं लिवर डैमेज होने की। सबसे पहले देखिए हेल्दी लिवर होता है, उसके बाद जब ये स्टार्टिंग में डैमेज होना शुरू होता है तो फैटी लिवर बनता है, देन लिवर फिब्रोसिस होता है एंड देन सिरोसिस होता है। तो ये स्टेजेस भी आपसे पूछ ली जाती हैं। डायजेपाम क्या होता है, देखिए क्यों अवॉइड किया जाता है इसको देने के लिए, क्योंकि देखिए जब भी डायजेपाम ओरल रूट से दिया जाता है तो क्या होता है वो लिवर में जाता है, और लिवर क्या है कि पेशेंट का ऑलरेडी डैमेज लिवर है, और डायजेपाम क्या करता है बहुत ही जल्दी अपने एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट होने लगता है जब ये लिवर तक पहुंचता है। तो इससे क्या होता है कि लिवर और फर्दर डैमेज होने की चांसेस होते हैं लिवर के। बट बाकी जो डायजेपाम बेंजोडाइजेपिन है देखिए जैसे ऑक्साजेपाम, लोराजेपाम एंड टेमाजेपाम, वो स्विफ्टली मेटाबोलाइज होते हैं। देखिए धीरे धीरे वो अपने मेटाबोलाइज फॉर्म में, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि ये इतने ज़्यादा हार्मफुल नहीं होते। बट डायजेपाम जो है क्योंकि बहुत ही जल्दी, बहुत ही फास्टली ये अपने एक्टिव मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट होने लगता है, तो ये लिवर को फर्दर डैमेज कर सकता है। इसीलिए इसको नहीं दिया जाता पेशेंट विद लिवर डिसफंक्शनिंग में। ना देखिए इस क्वेश्चन में पूछा है कि पेशेंट्स जिनको रिनाल फेलियर है, जब सुकरालफेट लिया जाता है उनके द्वारा, ये बताएंगे क्यों लिया जाता है सुकरालफेट। तो इन पेशेंट्स को किस तरह का रिस्क होता है, किस तरह की कंडीशन जो है वो फेस करनी पड़ सकती है इन तरह के पेशेंट्स को देखिए एल्यूमिनियम टॉक्सिसिटी हो सकती है, हियरिंग लॉस, डाइसल्फाम लाइक रिएक्शन या हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन। आंसर है इसका देखिए ऑप्शन ए। इस तरह के पेशेंट को एल्यूमिनियम टॉक्सिसिटी हो सकती है। देखिए पेशेंट जो है इसमें क्या होता है कि पेशेंट जो है उसको रीनल फेलियर तो पहले से ही है, किडनी डैमेज उसके पहले से ही है, बट सुकरालफेट भी जब वो लेते हैं, सुकरालफेट क्यों लिया जाता है, देखिए इसको लिया जाता है सुकरालफेट को डियोडिनल अल्सर के ट्रीटमेंट के लिए लिया जाता है। बट जब अगर इन किडनी फेलियर वाले पेशेंट को सुकरालफेट दिया जाता है तो उन पेशेंट्स को एल्यूमिनियम टॉक्सिसिटी के चांसेस होते हैं, क्योंकि देखिए सुकरालफेट जो है ये कॉम्प्लेक्स होता है, मीन्स कि ये किसके कॉम्बिनेशन से बना होता है, सल्फेट, सुक्रोज एंड एल्यूमिनियम के कॉम्प्लेक्स से बना होता है। क्योंकि किडनी उनकी ठीक नहीं है तो अच्छे से ये सारी जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है वो बॉडी नहीं कर पाएगी। एल्यूमिनियम जो है वो बॉडी में इकट्ठा होता रहेगा, वो कंबाइन होता रहेगा बॉडी में एक जगह पे, और इस तरह की एल्यूमिनियम टॉक्सिसिटी हो सकती है पेशेंट्स को। इसमें क्या होता है कि एल्यूमिनियम टॉक्सिसिटी में अलग अलग तरह की चीज़ें होती है, जैसे बोन मैरो डिसफंक्शनिंग होने लगती है, ऑस्टोमेलेसिया बोन जो है वो वीक होने लगती है, इंटेलेक्चुअल फंक्शन, हेलुसिनेशन, ये देखिए अलग अलग इसके बताए गए हैं साइड इफेक्ट क्या क्या होता है एल्यूमिनियम टॉक्सिसिटी का। एपिलेप्टिक सीजर आने लगते हैं, डिस्टर्बेंस होने लगती है पेशेंट्स को, डिप्रेशन, डिमेंशिया, इस तरह की कंडीशन फेस करनी पड़ती है। तो अवॉइड किया जाता है सुकरालफेट देना उन तरह के पेशेंट्स को जिनके किडनी डैमेज है। देखिए इसमें से पूछा गया आपसे क्वेश्चन में कि इसमें से कौन सी क्लास ऑफ मेडिसिन को यूज़ किया जाता है ट्रीटमेंट के लिए बिनिग्न प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया, जिसको BPH भी कहा जाता है। अलग अलग कैटेगरीज आपको दी गई हैं। देखिए आंसर है इसका ऑप्शन बी, अल्फा ब्लॉकर्स को यूज़ किया जाता है BPH यानी बिनिग्न प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया को ट्रीट करने के लिए। अल्फा ब्लॉकर्स में भी बेसिकली जो 2 मेन ड्रग्स हैं वो है एल्फ्यूजोसिन एंड टेराजोसिन, इनको प्राइमरीली यूज़ किया जाता है। बिनिग्न प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया क्या होता है, देखिए ये नॉर्मल प्रोस्टेट होता है जहाँ पर ये ब्लैडर होता है, ये प्रोस्टेट होता है, और ये देखिए यूरेथ्रा होता है। बट इसमें क्या होता है बिनिग्न प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया में कि ये जो प्रोस्टेट है ये देखिए यहाँ पर ये नॉर्मल है, यहाँ पर ये एनलार्ज्ड हो जाता है, जिससे कि ये यूरेथ्रा जो है ये कंप्रेस्ड हो जाता है, और पर्सन जो है उसको यूरिनेशन में बहुत दिक्कत होने लगती है। बेसिकली क्या होता है ये ओल्ड एज मेंस में देखा जाता है इस तरह की कंडीशन, जिसमें उनको यूरिनेट करने की, उनको यूरिनेशन की बहुत ज़्यादा अर्ज होने लगती है। बेसिकली नाइट में ऐसी कंडीशन जो है वो वर्सन हो जाती हैं। देखिए पूछा है आपसे कि इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है टेट्रासाइक्लिन के बारे में जो कि फॉल्स है, जो कि गलत है। तो आपको ध्यान रखना, देखिए क्या आपसे पूछा गया है। ऑप्शन में देखिए दिया गया है दे आर टेराटोजेनिक, दे कॉज फोटोसेंसिटिविटी, दे कैन इनहिबिट मैट्रिक्स मेलोप्रोटीनेसिस एंड दे एनहांस द एब्जॉर्प्शन इफ टेकन विद फूड। तो ये सारे ही ऑप्शन आपको बताए गए हैं। देखिए आंसर है इसका ऑप्शन डी, एनहांस्ड एब्जॉर्प्शन इफ टेकन विद फूड। तो ये जो है ये ऑप्शन ये गलत है, ऐसा नहीं
नहीं होता है। जब फूड के साथ लिया जाता है टेट्रासाइक्लिन को तो क्या है, उसका अब्जॉर्प्शन जो है वो कम हो जाता है, इम्पेयर्ड हो जाता है देखिए, जिससे कि इनकम्प्लीट एब्जॉर्प्शन होने का चांस होता है। तो इसीलिए इसको एडवाइस किया जाता है कि इसको खाना खाने के थोड़ी देर बाद लिया जाए। टेट्रासाइक्लिन्स को जितने भी होते हैं, देखिए ये स्टेटमेंट गलत है, बाकी सारे ही जो स्टेटमेंट है ये सही है टेट्रासाइक्लिन के बारे में। टेट्रासाइक्लिन जो है वो टेरेटोजेनिक होती है, मीन्स वो टूथ डिस्कलरेशन जो फीटस होता है मदर के वोम में, उसका टूथ डिस्कलरेशन मीन्स उसके टीथ को अफेक्ट कर सकती है, दांतों को अफेक्ट कर सकती है। हाँ, ये भी ट्रू है, देखिए ये फोटो सेंसिटिविटी भी कर सकती है, कॉज करती है टेट्रासाइक्लिन। एंड ये भी ट्रू है इसके बारे में, देखिए इनहिबिट करती है मैट्रिक्स मेलोप्रोटीनेसिस को। मैट्रिक्स ये क्या होता है, देखिए मैट्रिक्स मेटलोप्रोटीनेसिस ये एक तरह का ये होता है एक तरह का एंडोपेप्टाइड होता है, जो कि पेप्टाइड बॉन्ड जो है उनको ब्रेक करता है। बट ये किसी तरह का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नहीं है टेट्रासाइक्लिन का, ये अलग मैकेनिज्म है। बट हाँ, ये भी ट्रू है कि ये इनहिबिट करता है इस एंजाइम को, देखिए मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेज को। ना देखिए पूछा है आपसे डॉक्सीसाइक्लिन इज़ यूज्ड फॉर प्रोफाइलैक्सिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। तो उसमें पूछा है देखिए डॉक्सीसाइक्लिन को यूज़ किया जाता है क्या प्रोफाइलैक्सिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया के लिए। क्या स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, ट्रू है ये स्टेटमेंट। हाँ, डॉक्सीसाइक्लिन को यूज़ किया जाता है मलेरिया के प्रोफाइलैक्सिस एंड ट्रीटमेंट के लिए। फिर यहाँ पर बताया गया था कि डॉक्सीसाइक्लिन को यूज़ किया जाता है दोनों ही बैक्टीरियल एंड प्रोटोजोअल, दोनों ही तरह के इन्फेक्शंस जो होते हैं उनके लिए डॉक्सीसाइक्लिन को यूज़ किया जाता है। और मलेरिया में क्या होता है, इसको यूज़ किया जाता है क्यूनिन के साथ ही, मींस इसको कॉम्बिनेशन में दिया जाता है क्यूनिन एंड डॉक्सीसाइक्लिन प्रोफाइलैक्सिस एंड ट्रीटमेंट करने के लिए मलेरिया क्या होता है, जैसे आपको पता ही होगा, एक तरह के मॉस्किटो, एक तरह के इन्फेक्टेड मॉस्किटो जो कि अपने साथ प्लाज्मोडियम पैरासाइट को कैरी करता है। जब वो बाइट करता है पर्सन को तो उसकी ब्लड सेल जो है वो इन्फेक्टेड हो जाती हैं और इस तरह का पेशेंट जो है उसको मलेरिया हो जाता है, जिसमें उसको फीवर्स एंड चिल्स, ठंड बहुत लगती है, बुखार आने लगता है। तो इस तरह की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए इसके तरह के प्रोफाइलैक्सिस के लिए दिया जाता है डॉक्सीसाइक्लिन। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि टेट्रासाइक्लिन जो है वो इरिवर्सिबली बाइंड करती है 16S पार्ट ऑफ 30S राइबोसोमल सब यूनिट। क्या होता है, देखिए ये पूरी ही सब यूनिट होती है 30S राइबोसोम, एक तरह की आप चेन कह सकते हैं, जिसका ये 16th पार्ट होता है, 16th पार्ट होता है। तो उसमें पूछा है कि आपसे कि टेट्रासाइक्लिन जो है ये बाइंड होती है इरिवर्सिबली, क्या बाइंड होती है इस पार्ट पे, और जिससे कि ये इनहिबिट करती है ट्रांसलेशन। तो ये क्या है, ये ट्रू है या फॉल्स है? आंसर है इसका देखिए ऑप्शन बी फॉल्स। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, देखिए हाँ ये ट्रू है कि टेट्रासाइक्लिन जो है ये बाइंड करती है 16S पार्ट ऑफ 30S राइबोसोमल सब यूनिट, पर ये बाइंडिंग जो है देखिए यहाँ पर बोला गया है इरिवर्सिबल। तो यही यहाँ ये क्वेश्चन गलत हो गया है। ये बाइंडिंग जो है ये इरिवर्सिबल नहीं होती, ये बाइंडिंग जो है ये रिवर्सिबल होती है। टेट्रासाइक्लिन जो है अपने वो बाइंड होकर दोबारा हट भी सकती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिससे आपका क्वेश्चन जो है वो सही या गलत हो जाता है। जैसे कि देखिए ये स्टेटमेंट फॉल्स बन गई। टेट्रासाइक्लिन क्या होता है, एक तरह की एंटीबायोटिक होती है जिसको अलग अलग तरह के इन्फेक्शंस जैसे ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होते हैं उसके ट्रीटमेंट के लिए, क्लेमाइडी, माइकोप्लाज्माटा, प्रोटोजोआ एंड रिकेट्स, ये तो सारे ही इन्फेक्शन जो हैं उसको ट्रीट करने के लिए टेट्रासाइक्लिन को यूज़ किया जाता है। देखिए लास्ट क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट टेट्रासाइक्लिन के बारे में ट्रू है। तो देखिए ये ध्यान से देखना है आपको कि क्या आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए स्टेटमेंट में दिया गया है दे हैव लो हाफ लाइफ अंडर 4 आवर्स। तो बोला गया है कि इनकी लो हाफ लाइफ होती है। दे हैव एनाबॉलिक इफेक्ट, इनका एनाबॉलिक इफेक्ट होता है बोथ ए एंड बी। एंड देन डी है देखिए दे कैन क्रॉस प्लेसेंटा। कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, देखिए आंसर है ऑप्शन डी, दे कैन क्रॉस प्लेसेंटा। तो यही स्टेटमेंट ट्रू है कि टेट्रासाइक्लिन जो है प्लेसेंटा क्रॉस कर सकते हैं। बट ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स हैं, ये ट्रू नहीं है। क्यों नहीं ट्रू है, देखिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ दिया गया लो हाफ लाइफ, बट टेट्रासाइक्लिन जो है उनकी हाफ लाइफ 9 से 22 घंटे तक की होती है। देखिए 9 to 22 आवर्स। हाफ लाइफ क्या होती है, ये वो टाइम पीरियड होता है जिसमें ड्रग जो है अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन के हाफ पहुंच जाती है। मीन्स अगर 100 mg ऑफ ड्रग ली है तो वो 50 mg कंसंट्रेशन पे पहुंच जाएगी अपनी हाफ लाइफ में। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट जो है देखिए फॉल्स हो गई है। दूसरा क्या है कि इसमें
इसमें बोला गया है कि टेट्रासाइक्लिन जो है क्या उसका एनाबॉलिक इफेक्ट होता है। तो देखिए टेट्रासाइक्लिन का एनाबॉलिक इफेक्ट नहीं होता है, एंटी एनाबॉलिक इफेक्ट होता है, प्लेसेंटा क्रॉस कर पाती है। एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म से क्या होता है, देखिए एनाबॉलिज्म में क्या होता है कि स्मॉल मॉलिक्यूल जो हैं आपस में एक दूसरे के पास आते हैं, एनर्जी लगती है और ये स्मॉल मॉलिक्यूल जो है ये बिग मास में कन्वर्ट हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ एनर्जी। कैटाबॉलिक रिएक्शन में क्या होता है कि ये जो लार्ज मॉलिक्यूल हैं ये ब्रोक डाउन हो जाते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स में और एनर्जी रिलीज होती है। तो इस तरह का आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया है कि किस तरह के रिएक्शन होते हैं, यही यहाँ पर समझाया गया। देखिए एनाबॉलिज्म का मतलब आप एक तरह से बायोसिंथेसिस भी कह सकते हैं, किसी चीज़ का बनना। तो ये इसका एंटी एनाबॉलिक इफेक्ट होता है, ये एनाबॉलिक इफेक्ट नहीं होता है टेट्रासाइक्लिन का। तो ये हमारी ये लास्ट स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे क्वेश्चंस फॉर ऑल अपकमिंग फार्मेसी एग्जाम, जिसमें हम एमसीक्यू कवर करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 141 टू 150। सो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया होगा, उस पर क्लिक करके आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक हैं जिन पे क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।